नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV-RJ पर। तो DDV-RJ चैनल के माध्यम से आपको कला संस्कृति और राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी क्लासें वो निरंतर मिल रही हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हम सारी बातें हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ में ही हम यहाँ पर क्लास के अंदर सारी बातें हैं वो करने वाले हैं आज। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने बातें की थी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको हमने अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया था। ठीक है, रेतीला युक्त प्रदेश है, रेतीला रहित प्रदेश है। उसके बाद में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर देखा था रेतीला जो प्रदेश है, रेतीला जो रेगिस्तान है, रेतीला रेगिस्तान या रेतीला जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के बारे में हमने चर्चा की थी। इस रेतीले मरुस्थल को भी हमने दो भागों के अंदर बांटा था। ठीक है, दो भागों के अंदर हमने कौन कौन से में बांटा था? पहला था बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। इसके बाद दूसरा जो भाग हमने देखा था वो भाग था बालूका रहित या मुक्त प्रदेश। पहला जो भाग देखा था हमने बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पर बालूका स्तूप पाए जाते हैं, यानी मिट्टी के जो धोरे हैं वो क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश वो होगा। बालूका स्तूप रहित या मुक्त प्रदेश वो होगा जहां पर अरावली को छोड़कर जो भी चट्टानी प्रदेश है, अरावली को छोड़कर जो भी चट्टानी प्रदेश है वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो बालूका स्तूप जो युक्त प्रदेश है इसके अंदर आपको रेतीले धोरे, कहने का तात्पर्य क्या है, रेतीले जो धोरे हैं वो रेतीले धोरे यहाँ पर आपको सर्वाधिक क्या आएंगे, नजर आएंगे। हमने सर्वप्रथम की बात की थी तो हम इस पे चर्चा करेंगे आज, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। इसमें हम बालूका स्तूपों के प्रकार भी देखेंगे, कौन कौन से बालूका स्तूप हैं, ये बालूका स्तूप हैं ये किस प्रकार से बनते हैं, इन बालूका स्तूपों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, कौन सी हवाएं चलती हैं, समानांतर हवाएं चलती हैं, किस प्रकार की हवाओं से इन बालूका स्तूपों का निर्माण होता है। आज हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम जानेंगे आज जो बालूका स्तूप जो युक्त प्रदेश है उसमें बालूका स्तूपों के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। तो बालूका स्तूप जो युक्त प्रदेश है इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश आपको पता है कि जैसलमेर के बाद में हम बात करेंगे। जैसलमेर में सर्वाधिक है जो बॉर्डर वाला इलाका है, उस पर मैंने बताया था आपको बालूका स्तूप वाला क्षेत्र वहां पर सबसे ज्यादा है, वहां पर बालूका स्तूप है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में बाड़मेर का जो बॉर्डर वाला इलाका है, बीकानेर का जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर भी जो रेतीले धोरे हैं वो क्या है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो अब आगे हम चर्चा करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे हम चर्चा करते हैं। बालूका स्तूप जो युक्त प्रदेश है, बालूका
स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर हमने पढ़ा था वायुव्य टीलों के बारे में। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब इसमें हमने देखा था बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है ये कितने प्रतिशत भाग के ऊपर, तो लगभग 60% भाग के ऊपर, राजस्थान में 60% भाग के ऊपर क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो कितने प्रतिशत भाग पे है, तो लगभग 60% भाग के ऊपर क्या है, बालू का स्तूप है। अब मैंने एक आपको बात बताई थी कि वायुव्य टीले किसे कहते हैं, वायुव्य टीले क्या होते हैं, और राजस्थान में ऐसा कौन सा समय है जिसमें वायुव्य टीले बनते हैं। तो ये एक बार आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि वायुव्य टीलों का जो निर्माण है वो राजस्थान में किस समय पर होता है। ठीक है, इतने में हम परिभाषा जान लेते हैं। वायुव्य टीले क्या होते हैं, जब हवा है वो जब चलती है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर क्या होती है, जमा हो जाती है, उसको क्या है, वायुव्य टीले कहते हैं। वायु यानी वायु के द्वारा जो बनने वाले जो टीले हैं उसमें वायु है वो मिट्टी को एक स्थान से उड़ाएगी, एक स्थान से उड़ा के दूसरे स्थान पर क्या कर देगी, जमा कर देगी, उसको क्या कहते हैं, वायुव्य टीले कहते हैं। वायुव्य टीलों की हम बात करते हैं तो वायुव्य जो टीले हैं, वायुव्य टीलों का जो निर्माण है वो कब होता है, तो वायुव्य टीलों का निर्माण मैंने आपको बताया था मार्च से जुलाई के मध्य वायुव्य टीलों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जुलाई के मध्य से ही क्या है, इन वायुव्य टीलों का जो निर्माण होना है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जुलाई महीने के अंदर क्या होता है, जुलाई महीने में क्या है, वर्षा है वो स्टार्ट हो जाती है, बारिश का जो समय है वो आ जाता है मध्य जुलाई। तो इसमें क्या है, जुलाई के अंदर क्या होता है, वर्षा प्रारंभ हो जाने के कारण मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी के जमने के कारण मिट्टी है वो हवा के साथ में उड़ती नहीं है, इसलिए मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर नहीं जाएगी। इसलिए वायुव्य टीलों का जो निर्माण है वो कब बंद हो जाता है, तो जुलाई के मध्य में वायुव्य टीलों का जो निर्माण है वो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इसके बाद में धरातलीय अपवाह तंत्र का अभाव पाया जाता है। धरातलीय अपवाह तंत्र का अभाव पाया जाता है। इस बात को ध्यानपूर्वक समझें आप कि धरातलीय अपवाह तंत्र का अभाव पाया जाता है। धरातलीय अपवाह तंत्र का अभाव, तो यहाँ पर क्या है, जो 12मासी जो नदियां हैं जिनके अंदर क्या है, वर्ष भर पानी रहता है, धरातलीय जो अपवाह तंत्र है उसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आंतरिक अपवाह है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आंतरिक अपवाह का मतलब क्या होता है कि आंतरिक अपवाह की, जैसे नदियों की हम बात करते हैं तो वो सारी की सारी वर्षा के ऊपर निर्भर होती हैं। जब वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो अत्यधिक वर्षा के कारण क्या है, नदियों को पानी क्या है, नदियों के अंदर पानी की जो आवक है वो ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या है, ये धरातलीय जो भाग है, इस धरातलीय भाग पर जहां से निकलती हैं, वहां से निकलने के बाद कुछ दूरी पे चल के ही धरातलीय भाग के अंदर क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। अपना जल है वो समुद्र तक नहीं लेकर जा सकती हैं, उनको क्या है, आंतरिक अपवाह की नदियां कहा जाता है। तो आंतरिक अपवाह, ठीक है, यहाँ पर धरातलीय अपवाह का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको आंतरिक अपवाह मिलेगा। यहाँ पर आंतरिक अपवाह की नदियां हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगी। वायुव्य टीलों की हमने बात की थी कि वायुव्य टीले, यहाँ पर कुछ नए वायुव्य टीले और कुछ पुराने जो वायुव्य टीले हैं वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, नए वायुव्य टीलों की हमने ऊंचाई देखी थी
2 से लेकर 8 मीटर, 2 से लेकर 8 मीटर क्या है, इन नए वायुव्य टीलों की क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसके बाद में पुराने वायुव्य टीलों की हमने ऊंचाई देखी थी, तो 1 से लेकर 60 मीटर क्या होती है, इनकी ऊंचाई होती है। 1 से लेकर 60, 2 से 8, 1 से 60, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पुराने जो वायुव्य टीले हैं वो नए के मुकाबले क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचे होते हैं, क्योंकि नए जो वायुव्य टीले हैं वो पुराने वायुव्य टीलों के ऊपर क्या है, जैसे ही मिट्टी को लाकर क्या है इकट्ठा करते हैं, तो इनकी ऊंचाई क्या है, निरंतर बढ़ती रहती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि पुराने जो वायुव्य टीले हैं इनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, जबकि जो नए वायुव्य टीले बनते हैं इनकी ऊंचाई क्या होती है, सबसे कम होती है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सारी बातें हैं वो आज हम कॉन्सेप्ट के साथ में जानने वाले हैं। बालुका स्तूपों के जो प्रकार हैं वो जानेंगे हम कौन कौन से प्रकार हैं, और बालुका स्तूपों का जो वर्गीकरण है, सर्वप्रथम बालुका स्तूपों का जो वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति था कौन था, इन सारी बातों के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, प्रथम व्यक्ति के बारे में आज हम जान लेते हैं। प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्तियों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था राजस्थान में, उन प्रथम व्यक्तियों के बारे में आज हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम चट्टानों का वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति एक नंबर पे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम जानेंगे सर्वप्रथम बालुका स्तूपों का वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति, बालुका स्तूपों का वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति। तो इनके बारे में जानेंगे। आपको जानना है प्रथम व्यक्ति, सर्वप्रथम चट्टानों का वर्गीकरण। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था एएम हेरोन के द्वारा क्या किया जाता है, जो राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद में सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा किया जाता है। राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इसके बाद में सर्वप्रथम बालुका स्तूपों का जो वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो है मेकी के द्वारा क्या किया जाता है, बालुका स्तूपों का वर्गीकरण किया जाता है। तो फिर से देख लेते हैं, सर्वप्रथम चट्टानों का वर्गीकरण है जो प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, उनका जो वर्गीकरण है वो एएम हेरोन के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण है वो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा किया जाता है। राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम बालुका स्तूपों का जो वर्गीकरण है वो मेकी के द्वारा किया जाता है। ये मेकी के द्वारा ये बताया जाता है कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बालुका स्तूप पाए जाते हैं। उन बालुका स्तूपों के ऊपर सर्वप्रथम जो मेकी के द्वारा किया गया था उनके ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम जो बालुका स्तूपों का जो वर्गीकरण है वो मेकी के द्वारा किया जाता है। अब मेकी के द्वारा कब किया जाता है इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्लास में
शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि सारी बातें कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर हम जान रहे हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक आपको क्या है, क्लास को देखना है। तो आज हमें इसके बाद आगे जानते हैं। इसके बाद आज हम जानते हैं कि मेकी के द्वारा, देखो सर्वप्रथम है वो मेकी के द्वारा क्या किया जाता है, बालू का स्तूप। यहां पर मैं लिख लेता हूं बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। तो बालू का स्तूपों का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, मेकी के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो मेकी के द्वारा सन 1979 ईस्वी को क्या किया जाता है, मेकी के द्वारा बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया जाता है। और ये बताया जाता है बालू का स्तूपों के जो प्रकार है वो बताई जाती हैं बरखान, 2 नंबर पे रेखीय या पवनानुवर्ती, 3 नंबर पर बताया अनुप्रस्थ, 4 नंबर पर पैराबोलिक, 5 नंबर पे बताया नेटवर्क बालू का स्तूप, 6 नंबर पे तारांकित बालू का स्तूप, 7 नंबर पे बताया बरखोनोइड्स बालू का स्तूप, 8 नंबर पे बताया सब्रकाफिज बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप है, मेकी के द्वारा इन बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया गया। मेकी के द्वारा सन 1979 ईस्वी में क्या किया जाता है, राजस्थान में अलग अलग बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया जाता है और बताया जाता है कि बरखान, रेखीय, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, तारांकित बालू का स्तूप, बरखोनोइड्स बालू का स्तूप, सब्रकाफिज बालू का स्तूप। ये जो सारे के सारे बालू का स्तूपों के जो प्रकार हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। मैं यहां पर एक चित्र बना देता हूं। ये जो भाग है हम राजस्थान की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा, ये राजस्थान का मैप है। तो बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है, तो इस प्रकार से यहां पर ये जो भाग है ये है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। तो यहां पर आपको पता है ये जो भाग है ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। अब बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपको देखना है बालू का स्तूपों का जो सबसे ज्यादा है वो एरिया कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको पता है जैसलमेर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसलमेर के बाद में बाड़मेर के बाद में बालोतरा है, बालोतरा के बाद में जोधपुर वाला भाग है, इसके बाद में फलौदी वाला भाग है। तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के पास वाले जो इलाके हैं इन पे क्या है, सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो ये बालू का स्तूप है, इन पे एक एक करके हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे जो बालू का स्तूप है इसके ऊपर हम एक एक के ऊपर आज विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखो आगे चर्चा करते हैं हम अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। सर्वप्रथम हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आज अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ इस प्रकार से। देखो हम थोड़ा सा इसको गहरा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, गहरा, मतलब ये रेतीला भाग है और हवा अपने साथ में जो रेत है वो उड़ा के लेके आ रही है।
ठीक है, ये रेत है और रेत इस प्रकार से क्या होती है, जमा होती है। तो ये जो भाग है, अब इसके अंदर आपको पता है रेत है वो तीर की भांति तो है, वो सीधा चलती नहीं है, तो किस प्रकार से चलेगी, तो रेत है वो इस प्रकार से चलती है। रेत है, हवा के साथ हवा है वो इस प्रकार से चलेगी और मिट्टी को उड़ाकर अपने साथ में इस प्रकार से लेके जाती है। मिट्टी को उड़ाकर क्या है, इस प्रकार से अपने साथ में लेकर जाती है। आपको पता है तीर की भांति तो हवा है वो सीधी तो निकलती नहीं है। अब क्या करेगी, इस भांति क्या है, जो हवा है वो रेत को अपने साथ में उड़ाकर लेके जाती है। अब आपको पता है कि रेत का यहाँ पर, रेत का क्या है यहाँ पर, हवा का क्या है, हवा की गति है वो कम है, हवा की गति है वो क्या है, कम है। हवा की गति कम होने के कारण ये जो पास वाला भाग है, इस पास वाले भाग, ये जो पास वाला जो भाग है दोनों तरफ है, पास वाले भाग के ऊपर क्या होती है, मिट्टी है वो टीलों के रूप में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, फिर से देखना, हवा है वो एक तीर की भांति नहीं है, हवा क्या है इस प्रकार से क्या है, चलती है, इस प्रकार से क्या है, चलती है। चलने के कारण जब हवा की गति क्या होती है, धीमी होती है, धीमी होने के कारण हवा क्या है, जब जहां से गुजरती है वहां अपने साथ क्या है, समानांतर क्या है, अपने समानांतर मिट्टी को क्या करती रहती है, अपने पास यहाँ पर क्या करती रहती है, जमा करती रहती है। और जमा करने से जो टीले बनते हैं, अनुदैर्ध्य टीले बनेंगे। ठीक है, अब देखो इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वाइंड, हवा इससे और चलेंगी। ठीक है, तो हवा चलती है तो आपको पता है, देखो ये एक रेखा, ये एक रेखा के रूप में क्या है, यहाँ पर हवा चल रही है और आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे की है, यहाँ पर रेड लाइन वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, जो बालू का स्तूपों का जो निर्माण हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड लाइन की है। यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर ब्लैक जो किया है मैंने ब्लैक पेन से, ये तो हवा की दिशा है और जो इसके पास जो मिट्टी जम रही है वो रेड पेन से मैंने यहाँ पर इंगित की है। तो आपको यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये जो ब्लैक पेन से किया है ये हवा की दिशा है और जो इसके पास में जो मिट्टी जो जमी है वो क्या है, मैंने रेड पेन से दर्शाया है इसको। तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, पवन की दिशा, पवन की दिशा में बनने वाले टीले। क्योंकि यहाँ पर देखो पवन इस ओर से इस ओर चल रही है, तो पवन की दिशा में क्या है, सीध में क्या बनेंगे, ये टीले बनेंगे। तो पवन की दिशा में बनने वाले टीले, पवन की दिशा में बनने वाले टीले। इसके बाद में पवन के समानांतर, देखो ये सीधी रेखा, ये एक पवन, यहाँ पवन चल रही है, ये ब्लैक पेन से मैंने यहाँ देखो आपको दर्शाया कि ये हवा चल रही है और हवा के साथ में यहाँ पर क्या है, मिट्टी जमा होती रहती है। इस पास वाले भाग के अंदर क्या होती रहती है, मिट्टी जमा होने लगती है। तो पवन के समानांतर बनने वाले टीले, पवन के समानांतर बनने वाले टीले। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं एक रेखा के रूप में। देखो एक रेखा के अंदर ये हवा चल रही है और हवा के साथ में यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो रहा है, तो रेखीय टीले, रेखीय टीले, रेखीय टीले। ठीक है, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं पवनानुवर्ती टीले। इनको क्या कहता है सर, पवनानुवर्ती टीले, यानी पवन की दिशा के अकॉर्डिंग क्या है, मिट्टी का जमाव होना, पवनानुवर्ती टीले। ठीक है, पवन की दिशा में ही क्या है, ये देखो पवन इस दिशा में चल रही है, तो पवन की दिशा में मिट्टी का यहाँ पर जमा हो रहा है। पवन के समानांतर पवन इसी दिशा में चल रही है, इसी दिशा में क्या है, पास वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पर मिट्टी जमा हो रही है। ठीक है, रेखीय टीले, तो एक रेखा में क्या है, जो टीले बनते हैं, जैसे कि ये हवा चल रही है और इस हवा के साथ में यहाँ पर पास वाले क्षेत्र के अंदर, ये देखो रेड पेन से मैंने यहाँ किया, यहाँ मिट्टी का जमा हो रहा है, टीलों का निर्माण हो रहा है, रेखीय टीले। पवनानुवर्ती, पवन के हिसाब से पवन की दिशा में ही बनने वाले टीले, पवनानुवर्ती टीले। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, इसे लॉन्गिट्यूडिनल भी कहा जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य टीले। अब देखो बात करते हैं
अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं हम, अनुदैर्ध्य जो टीले हैं, टीलों का निर्माण सर्वाधिक आपको कहां पर मिलता है? तो हम बात करेंगे जैसलमेर। पहला जो क्षेत्र है वो जैसलमेर है, जैसलमेर। इसके बाद में दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे तो जैसलमेर के अंदर रामगढ़ क्षेत्र आता है, रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्र में आपको ये जो अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य जो टीले हैं वो सर्वाधिक नजर आएंगे। इसके बाद में 3 नंबर पर हम बात करेंगे बालोतरा। बालोतरा के बाद में 4 नंबर पर हम बात करेंगे जोधपुर। जोधपुर के बाद में हम बात करेंगे 5 नंबर पर फलोदी, फलोदी। और 6 नंबर पर हम बात करेंगे बाड़मेर। तो इन जिलों के अंदर जैसलमेर हो गया, रामगढ़ का क्षेत्र हो गया जो जैसलमेर के अंतर्गत ही आता है, बालोतरा हो गया, जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया और बाड़मेर हो गया। इन सारे जिलों के अंदर क्या है, ये अनुदैर्ध्य जो टीले हैं ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। दिशा की हम बात करते हैं, दिशा की अगर हम बात करेंगे तो इन टीलों की जो दिशा है वो कौन सी होती है? तो इन टीलों की जो दिशा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ज्यादा से ज्यादा। ये आपका क्वेश्चन है कि इन टीलों की जो दिशाएं हैं वो कौन सी होती हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसके बाद अगली जो क्लास है उसमें हम अगले टीले के ऊपर चर्चा करेंगे, अगले जो बालू का स्तूप है इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।